एपिसोड 34। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ये रजाई मास्टर की पत्नी ने दी थी, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इसे फेंक नहीं सकता। लिन जुयान अवाक रह गई। फैंग चेन ने मास्टर की पत्नी के लिए किंग वुजी को मार डाला और तियानियू दिव्य संप्रदाय को चौंका दिया। वह इसे कभी नहीं भूल पाएगी। इस बिंदु से हम फैंग चेन के दिल में मास्टर की पत्नी के महत्व को देख सकते हैं। अब जब मालिक की पत्नी लापता है तो उसे बहुत दुख हो रहा होगा। तुम्हारे मालिक की पत्नी ठीक रहेगी। अगर कोई सच में तुम्हारे मालिक की पत्नी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो उसे ऐसे ही नहीं ले जाएगा। लिन जुयान ने दिलासा दिया। धन्यवाद। फैंग चेन मुस्कुराया और कहा, मुझे भी विश्वास है कि मेरे मालिक की पत्नी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हमें भी चले जाना चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि हम साथ साथ न निकलें। साथ साथ बाहर जाने से दूसरों की गलतफहमी दूर होगी और फिर आप इसमें शामिल नहीं होंगे जो परेशानी भरा होगा। फैंग चेन ने कहा। लिन जुयान एक पल के लिए चुप रही और धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। बाहरी दुनिया। दूसरों को फैंग चेन जैसा व्यवहार नहीं मिला। फैंग चेन को अंतिम पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें एक के बाद एक टेलीपोर्ट कर दिया गया। निंग तियानचेन, वान शिंगलुओ, वान जियानमिन के नेता, अंधेरे में कियानली यंगशा यंगझू और अन्य ताकतें अपने लोगों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उनके लोग बाहर नहीं आए, जिससे वे घबरा गए। इस समय तियानियू दिव्य संप्रदाय का एक शिष्य भी धन्य भूमि से बाहर चला गया। निंग तियानचेन ने इस शिष्य को देखा और पूछा, ले फैंग, बाकी लोग कहाँ हैं? लुओ शियू कहाँ है? ले फैंग इस समय भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने दूसरी मंजिल पर कदम रखा, लेकिन सीढ़ी की परीक्षा पास नहीं कर सका। लेकिन सीढ़ी के नीचे उसने स्पष्ट रूप से दया की भीख मांगने, फैंग चेन को मारने और नष्ट करने के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनी। लेकिन अंत में ये आवाजें तीखी चीखों और दया की भीख में बदल जाएंगी और फिर ऊंचा मंच मौन हो जाएगा, एक मृत मौन। मर गए, सब मर गए। ऊंचे मंच पर हजारों लोग मर गए हैं। वरिष्ठ भाई लुओ शियू भी मर गया है और प्रतिभाशाली सूची में शामिल प्रतिभाशाली लोग भी मर गए हैं। वह डर के मारे चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में से हर एक के दिल कांप उठे और उनके दिलों में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। ले फैंग, क्या हो रहा है? निंग तियानचेन को भी ये सुनकर बुरा लगा। ले फैंग भयभीत होकर चिल्लाया, वे सभी फैंग चेन द्वारा मारे गए थे। हजारों लोग सफेद हड्डियों में बदल गए। पूरे मंच पर खून बह गया। गुरुजी, हमारे वांजियान संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग भी फैंग चेन के हाथों मारे गए। मालिक, हमारा भी। सभी भाई उस राक्षस के हाथों मारे गए। दूसरे तल पर पहुंचे अन्य साधकों ने भी बोलना शुरू कर दिया, जिससे निस्संदेह सभी के हृदय कांप उठे। जो लोग दूसरी मंजिल पर चढ़ सकते हैं, वे प्रत्येक संप्रदाय के शीर्ष बैच हैं। अगर वे मर जाते हैं तो यह उनके संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सुनकर निंग तियानचेन नाराज नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। अगर यह सच है तो फैंग चेन ने इस बार जनता का गुस्सा भड़का दिया है और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जहां तक लुओ शियू की मौत का सवाल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उनके तियानियू दिव्य संप्रदाय में प्रतिभाशाली शिष्यों की कोई कमी नहीं है। इसके विपरीत लुओ शियू की मौत ने उसे फैंग चेन को मारने का एक बड़ा अवसर दिया। इसके अलावा मेंग जियानलिंग चला गया है। इस बार फैंग चेन बच नहीं सकता। इस बार मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचा सकता है, उसने उग्रता से कहा। लिन जुयान भी बाहर आई। जब उसने अनगिनत लोगों को फैंग चेन के बारे में बात करते सुना तो उसने अपने दिल में आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह इसे छिपा नहीं सकती। उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, वह भी दूसरी मंजिल पर बने ऊंचे मंच पर भाग गई। जैसे ही यह कहा गया, सभी की नजरें लिन जुयान पर पड़ी। निंग तियानचेन ने लिन जुयान को बाहर आते देखा और तुरंत चिल्लाया, लिन जुयान, मुझे बताओ, क्या ऊंचे मंच पर मौजूद व्यक्ति को राक्षस साधक फैंग चेन ने मार दिया था? अनगिनत आंखों और शक्तिशाली लोगों का सामना करते हुए लिन जुयान अपनी पूर्व शीतलता में लौट आया और हल्के से कहा, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? जैसे ही यह कहा गया, वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। इतना दबंग, इससे निंग तियानचेन को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। निंग तियानचेन का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। लिन जुयान, क्या आप अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? लिन जुयान अभी भी ठंडे दिख रहे थे और हल्के से बोले, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन है। मास्टर निंग फैंग, आप मेरे सम्मान के लायक नहीं हैं।
तियान्यू दिव्य संप्रदाय की संत के रूप में संप्रदाय में उनका दर्जा अत्यंत ऊंचा है। यद्यपि वह शिखर गुरु जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह डरता नहीं था। फैंगचेन निंग तियानचेन से इतनी नफरत करती थी कि वह स्वाभाविक रूप से उसे अच्छा चेहरा नहीं देगी। अच्छा, बहुत अच्छा। निंग तियानचेन का चेहरा नीला और बैंगनी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन जुएयान इतना अपमानजनक होगा, लेकिन उसके पास लिन जुएयान से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार यह एक शिष्य था जिसे संप्रदाय के गुरु बहुत महत्व देते थे। लिन बदाओ ने दहाड़ते हुए कहा, लिन जुएयान, लिन लॉन्ग और बाकी लोग कहाँ हैं? वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? लिन परिवार का मुखिया लिन चांग भी वहां मौजूद था। लिन लॉन्ग गुफा की धन्य भूमि में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें भी आना पड़ा। अधिकांश लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन लिन लॉन्ग अभी तक बाहर नहीं आया था, जिससे वे बेहद चिंतित थे। लिन जुएयान ने लिन बदाओ और अन्य लोगों को ठंडे नजर से देखा और कहा, वह मर चुका है। ये शब्द वज्रपात के समान थे, जिससे लिन चांग और लिन बदाओ तुरंत अचंभित हो गए। वह उनका सबसे मूल्यवान पोता था और उसकी मृत्यु इस तरह हुई। तुम बकवास कर रहे हो। लिन लॉन्ग बेहद शक्तिशाली है और उसके पास 10 से अधिक लिन परिवार के सदस्य उसकी रक्षा कर रहे हैं। वह मुसीबत में कैसे पड़ सकता है? लिन जुएयान, बेहतर होगा कि तुम मुझे ये समझाओ। लिन चांग अब और शांत नहीं बैठ सका और दहाड़ उठा। लिन जुएयान ने लिन चांग को ठंडी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं अब आपके लिन परिवार का सदस्य नहीं हूँ, चाहे आप माने या न माने। वह आगे कुछ बताने में बहुत आलसी थी, इसलिए एक खाली जगह पर आकर चुपचाप खड़ी हो गई। लिन जुएयान, लिन लॉन्ग गुस्से में था। उसे पहले कभी इस तरह से अपमानित नहीं किया गया था और उसे हमेशा से ही एक दुष्ट के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये लिन परिवार नहीं था और उसके पास तियान्यू दिव्य संप्रदाय के सभी लोगों के सामने लिन जुएयान का सामना करने का साहस नहीं था। ये याद रखना, वह केवल ये कठोर शब्द ही कह सका। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिन जुएयान इतना दबंग होगा, यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय का शीर्ष गुरु भी इतना अपमानजनक था और लिन परिवार तो और भी असभ्य था। लेकिन कोई भी वास्तव में लिन जुएयान को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे आकाश है। वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली आदमी है। अब हर कोई फैंगचेन के बाहर आने और मेन जियानलिंग के जाने का इंतजार कर सकता है। इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता। सभी लोग चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे जब तक कि एक आकृति त्रिकोणीय दरवाजे से बाहर नहीं निकली, जिसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फैंगचेन ने अपना रूप नहीं छिपाया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह समझ गया कि भले ही वह अपने असली रूप में प्रकट हो जाए, फिर भी यहाँ शक्तिशाली स्वामी हैं जो उसके असली रूप को देख सकते हैं। बेहतर है कि आप अधिक उदार बने और किसी बात से न डरें। उनके रूप ने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। वह फैंगचेन है और वह काफी प्रतिभाशाली है। एक निश्चित स्थान पर किंग लाओ ने फैंगचेन को देखा और चुपके से कहा, झाओ शिमाई के शब्द उस तक नर शिशु के माध्यम से पहुंचे हैं, लेकिन उसे बोलने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि फैंगचेन शायद जीवित नहीं बच पाएगा। कमीने, बताओ मुझे, क्या तुम ही वह जीनियस हो जिसने सारी ताकतों को मार डाला? निंग तियानचेन ने क्रूर भाव से फैंगचेन को देखा और मन ही मन उपहास किया। इस बार मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचा सकता है। फैंगचेन शांत दिख रहा था और बिना किसी डर के निंग तियानचेन को देख रहा था। बूढ़े आदमी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि लोगों से पूछते समय कैसे विनम्र होना चाहिए। या शायद तुम सास हो, लेकिन सास नहीं हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फैंगचेन के पहले शब्द इतने कठोर होंगे। कमीने, तुम मौत की तलाश में हो। निंग तियानचेन बहुत क्रोधित था। उसे ज्ञान प्राप्ति के बाद से कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। उसने मुक्का मारा, फैंगचेन की ओर फट गया। टकराना। फैंगचेन के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और उसने वार झेला। वार करने वाला व्यक्ति मेंग तियानहुआन था। मास्टर मेंग, क्या आपको अब भी लगता है कि आप उसे नहीं रख सकते? वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने सभी ताकतों को मार डाला है और यह घृणा अपूरणीय है। निंग तियानचेन का चेहरा बेहद बदसूरत था। वान जिंगलू और अन्य शक्तिशाली ताकतें कुछ नहीं बोली, लेकिन ठंडी आंखों से फैंगचेन को घूरती रहीं। मेंग परिवार वास्तव में मजबूत है, लेकिन अगर यह जनता का गुस्सा भड़काता है, तो यह मेंग परिवार को मारने के लिए पर्याप्त होगा। यदि मेंग परिवार पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, तो चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, शेनडोंग क्षेत्र में जीवित रहना मुश्किल होगा।
मेंग तियानहुआन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी होती गई और वह स्वाभाविक रूप से यह जानता था। लेकिन उसने मेंग्याओ को फैंग चेन की रक्षा करने का वादा किया और फैंग चेन मेंग परिवार के प्रति दयालु था। चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मान सकता था। भले ही मेंग परिवार अलग थलग पड़ गया हो, वह हार नहीं मान सकता था। मास्टर मेंग, फैंग चेन ने पूछा, मेंग्याओ कहाँ है? वह पहले ही एल्डर मेंग के साथ ऊपरी डोमेन में जा चुकी है। मेंग तियानहुआन ने सच्चाई से कहा। फैंग चेन ने आह भरी, लेकिन अंत में वह फिर भी नहीं पकड़ सका। उसने फिर कहा, मास्टर मेंग, आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। मेंग तियानहुआन अचंभित रह गया। क्या आप अकेले हैं? फैंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। चिंता मत करो, मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। अगर वास्तव में खतरा है तो मेंग परिवार के मुखिया को कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी। गुफा की धन्य भूमि की तुलना में फैंग चेन मेंग तियानहुआन पर अधिक भरोसा करता है, इसलिए वह अधिक रूढ़िवादी है। ठीक है। फैंग चेन का आत्मविश्वास देखकर मेंग तियानहुआन ने कुछ और नहीं कहा और फैंग चेन के पीछे चला गया। लेकिन जो फैंग चेन पर हमला करने की हिम्मत करता है, वह फिर भी महत्वपूर्ण क्षण पर हमला करेगा। फैंग चेन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और शून्य में तैरने लगा। अनगिनत ठंडी, जानलेवा और आक्रोश भरी निगाहों का सामना करते हुए उसे कोई डर नहीं था और वह बहुत शांत था। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए, उन्होंने हल्के से कहा। वान जिंगलुओ ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में पूछा, मित्र फैंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुमने उन शिष्यों को मार डाला जो मेरे संप्रदाय में ऊंचे मंच पर चढ़ गए थे? और मेरे संप्रदाय के लोग? मेरे संप्रदाय ने भी उन्हें मार डाला। अन्य लोग भी एक के बाद एक बोलने लगे और अनगिनत ठंडी और दुर्भावनापूर्ण आंखें फैंग चेन को घूरने लगी और एक अदृश्य गति उस पर दबाव डालने लगी। उफनती नदी जैसे दबाव का सामना करते हुए फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही। उन्होंने कहा, ये सही है, जो लोग ऊंचे मंच पर जाएंगे वे मेरे हाथों मर जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास का वातावरण तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इसे इतनी सीधे तौर पर स्वीकार करेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बशर्ते आप इसे स्वीकार करने का साहस रखें। निंग तियानचन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाए और अपने दिल में व्यंग्य किया, इस बेवकूफ आदमी ने वास्तव में ये स्वीकार किया है। मैं देखना चाहता हूं कि आप यहाँ से कैसे जीवित निकलते हैं। मित्र फैंग, मेंग तियानहुआन को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन सीधे तौर पर यह स्वीकार करेगा और वह चिंतित हो गया। ठीक है, अगर तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हो तो तुम मरने के लिए तैयार हो। वान जिंगलुओ ने ठंडे स्वर में कहा। मर जाऊं? मैं क्यों मरूं? फैंग चेन ने कहा, अगर तुमने मेरे शिष्यों को मार दिया तो तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कमीने। निंग तियानचन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सब लोग, उससे और कुछ कहने की क्या जरूरत है, बस मिलजुल कर काम करो और उसका समाधान करो, उसने सभी से कहा। वान जिंगलुओ ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि यह थोड़ा बदमाशी है, लेकिन मेरे संप्रदाय के शिष्यों को मारना वह है जो हमें सहन करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, हमें मृत शिष्यों को स्पष्टीकरण देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की हत्या के लिए खुद को दोषी ठहराइए जिसे आपको नहीं मारना चाहिए था। अन्य बलों के शक्तिशाली लोगों ने एक के बाद एक कहा और 10 से अधिक दावदाव क्षेत्र की आभाएं फूट पड़ी। इस बार तुम कहाँ भागोगे? लिन चांग ने मुस्कुराते हुए फैंग चेन को देखा। और दूर ये तियानयू भी उत्साह से ये दृश्य देख रहा था। तूने एक साथ इतने शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया, कमीने। इस बार तू निश्चित रूप से मर जाएगा। कुछ लोग चिंतित भी हैं। यान कियाओलिन ने चिंतित चेहरे के साथ इस दृश्य को देखा और एक तरफ शाखा के मालिक शीबान थे। मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? यान कियाओलिन ने शीबान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। हाय, शीबांग ने हल्की सी आह भरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। इस बार मेरा वानिक्सिंग नीलामी घर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। एक बार जब वह कार्रवाई करेगा तो ये शेंडोंग क्षेत्र की सभी ताकतों के खिलाफ होगा। उसका वानिक्सिंग नीलामी घर अभी भी यहाँ पैर कैसे जमा सकता है? एक शाखा के दुकानदार के रूप में यान कियाओलिन स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं है। वह अपने दिल में केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि फैंग चेन को बहुत भाग्य मिले और उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति से मदद मिले। लिन युआन और त्यान लाओ भी वहां थे, लेकिन वे केवल दूर से देख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। यद्यपि त्यानदान लिंगलो पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 कीमिया शक्ति थी,
लेकिन वह एक साथ इतनी सारी शीर्ष शक्तियों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इस समय फैंग चेन अकेला था और उसे देशों के गठबंधन जैसे अस्तित्व का सामना करना पड़ रहा था। दोस्त फैंग, मैं तुम्हें बाद में सीधे ले जाऊंगा। मेंग तियानहुआंग ने दांत पीसते हुए फैंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसके दिल में खुशी महसूस हुई। इस स्थिति में मेंग तियानहुआंग ने फिर भी खुद को बचाने का विकल्प चुना, जो उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। लेकिन इस दृश्य को वान जिंगलुओ ने देखा, जिसने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर मेंग, आपके लिए इस मामले की परवाह न करना बेहतर है। यहाँ तक कि आपका मेंग परिवार भी हमारी इतनी सारी ताकतों के संयोजन का विरोध नहीं कर सकता। क्या तुमने मेरे मेंग परिवार को छूने की हिम्मत की? मेंग तियानहुआंग को डर नहीं लगा। मालिक के परिवार के साथ किसी ने मेंग परिवार को छूने की हिम्मत नहीं की। वान जिंगलुओ ने शांति से कहा, हम मेंग परिवार को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन हम मेंग परिवार को अलग थलग कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं। चाहे मेंग परिवार कितना भी घमंडी और दबंग क्यों न हो, उनके लिए शाखा परिवार को अलग थलग करने के लिए शेनडोंग क्षेत्र की सभी ताकतों को नष्ट करना असंभव है। बेशक अगर उन्हें पता होता कि लुओ परिवार इस समय नष्ट हो चुका है, तो वे शायद ऐसा नहीं सोचते। वान जिंगलुओ ने आगे कहा, और मेरे यहाँ होने के कारण आप उसे नहीं बचा सकते। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, ग्रैंडमास्टर दायरे का दबाव तुरंत ही पूरी दुनिया पर छा गया और जगह अवरुद्ध हो गई, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेंग तियानहुआंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। एक बार जब वह वान कैंगक्सिंग से उलझ गया, तो वह निश्चित रूप से फैंग चेन को दूर नहीं ले जा सकेगा। यदि उस समय फैंग चेन को घेर लिया जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। धन्यवाद मास्टर मेंग, लेकिन इस बार मैं इसे स्वयं हल कर सकता हूँ, फैंग चेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मेंग तियानहुआंग ने आह भरी असहायता से अपना सिर हिलाया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वान जिंगलुओ ने फैंग चेन को देखा और शांति से कहा, उसके पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उसका हत्यारा दिल बहुत मजबूत है। अगर उसे यहाँ छोड़ दिया गया तो वह भविष्य में एक आपदा हो सकता है। आज मैं स्वर्ग के लिए न्याय कर रहा हूँ। मास्टर वान सही कह रहे हैं। ऐसे कमीनों को खत्म करना होगा, नहीं तो अंतहीन परेशानियां होंगी। निंग तियानचेन ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, आज मैं ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र के लिए बुराई की जड़ को मिटा रहा हूँ। फैंग चेन, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ। यदि आप बहुत अधिक हत्या करते हैं तो आपको इसकी कीमत पता होनी चाहिए। सभी बलों ने ठंडे भाव से कहा। फैंग चेन ने अपनी सेना के सहज क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा को मार डाला। उसे वैसे भी मरना ही होगा, अन्यथा उनकी नफरत को दूर करना मुश्किल होगा। जहां तक फैंग चेन के हत्या करने के इरादे का सवाल है, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। आप किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन आप उनकी प्रतिभा को नहीं छू सकते। ये सम्मान का मामला है। यदि आप अपनी प्रतिभा की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो भविष्य में कौन आत्मसमर्पण करने को तैयार होगा? ठीक है, तुम नरक में जा सकते हो। वान जिंगलुओ ज्यादा कुछ कहने में बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और लापरवाही से मुक्का मारा। ये साधारण सा लगने वाला प्रहार शून्य को चीरता हुआ अनंत तारों में बदल गया और गति बढ़ती चली गई। फैंग चेन की अभिव्यक्ति भारी थी। भले ही वह परगेटरी तलवार का उपयोग करे, वह निश्चित रूप से इस हथेली की 1% शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन जल्द ही उनका चेहरा सामान्य हो गया और उन्होंने शांति से कहा, वरिष्ठ, आप कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ने यह नहीं देखा कि गुफा स्वर्ग का त्रिकोणीय दरवाजा बंद होने के बाद ये त्रिकोण में बदल गया और शून्य में तैरने लगा। जब फैंग चेन ने ये कहा तो त्रिकोण से एक सफेद रोशनी निकली, तुरंत भयानक हथेली को तोड़ दिया और वान कैंगक्सिंग की ओर बढ़ गया। वान जिंगलुओ का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से एक और हथेली उड़ा दी। टकराना। दोनों पक्षों की जादुई शक्तियां आपस में टकराकर विलीन हो गईं। वान कैंगक्सिंग कई फीट ऊपर उड़ी, शून्य को तोड़ दिया और मुंह पर खून थूक दिया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वान जिंगलुओ वास्तव में घायल हो गया था। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, एक लड़के की आवाज सुनाई दी। मास्टर ने कहा है कि अगर वो परीक्षा में पास हो गया तो उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जो कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। यद्यपि यह आवाज तीखी और बच्चे जैसी थी तथा डरावनी लग रही थी, लेकिन इसने वहां उपस्थित सभी लोगों को अचंभित कर दिया। यहाँ तक कि वान जिंगलुओ, जो ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे, एक ही वार से घायल हो गए। तो उनकी हिम्मत कैसे हुई खिलवाड़ करने की?
इस समय उन्हें एहसास हुआ कि फैंग चेन अकेले ग्रैंड मास्टर का सामना करने की हिम्मत करने में मूर्ख नहीं था, बल्कि उसके पास एक समर्थन था। हर कोई और कौन न्याय लागू करना चाहता है, संकट से छुटकारा पाना चाहता है, बुराई की जड़ को मिटाना चाहता है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी और किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने आगे कहा, मैंने प्लेटफॉर्म पर सभी को इसलिए मार डाला क्योंकि वे सभी मुझे मारना चाहते थे। आज जो हुआ, मैं उस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि आप अब भी मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसी भी समय इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो तुम्हें मेरे द्वारा नष्ट किए जाने के लिए तैयार रहना होगा। यद्यपि उसके शब्द स्पष्ट थे, परंतु उन्होंने ताओ के इन महान लोगों को भयभीत कर दिया, और यहाँ तक कि वान कैंगेक्से भी गंभीर दिखे। ये शक्ति द्वारा लाया गया भरोसा है। यदि आप मजबूत हैं तो आपको छूने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि फैंग चेन गुफा स्वर्ग पैराडाइज पर निर्भर करता है, उसकी पृष्ठभूमि भी उसकी ताकत का हिस्सा है। वान जिंगलू का चेहरा बदसूरत हो गया। वह एक पल के लिए चुप रहा और अंत में आह भरने लगा। ठीक है, चूंकि वे ही थे जिन्होंने पहले कदम उठाया था, इसलिए हम इसके लिए फैंग शियाओ को दोष नहीं दे सकते। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमने खुद ही यह सब किया है। जैसे ही ये शब्द निकले, श्रोतागण आश्चर्यचकित हो गए। बस इसे भूल जाओ, लेकिन जरा सोचिए, ये सामान्य बात है। अब फैंग चेन के पास गुफा स्वर्ग का सहारा है, और गुफा स्वर्ग के पीछे वह शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर यह मामला वाकई बड़ा हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि परिवार का सफाया हो जाएगा। मैं समझता हूँ, तब आप वास्तव में इसके लिए फैंग शियाओ को दोष नहीं दे सकते। छोटे दोस्त फैंग, मैंने तुम्हें दोषी ठहराकर गलती की है, इसलिए चलो इस मामले को जाने दें। छोटे दोस्त फैंग, मैं उन शिष्यों की ओर से क्षमा चाहता हूँ। हमें उनसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। सभी पक्षों की सेनाएं एक के बाद एक बोल रही थीं, और उनका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले एक चींटी मात्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये शक्तिशाली लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अब जबकि उसके पीछे स्वर्ग और महान शक्ति है, भले ही वे अपने दिल में उससे नफरत करते हों, उन्हें अपनी नफरत छोड़नी होगी। ये वास्तविकता है, कोई शाश्वत घृणा नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप मुझे इस घृणा को छिपाने देने के लायक हैं। फैंग चेन इन ताकतों को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे उसके लिए अनावश्यक परेशानी ही पैदा होगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे वह इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसकी नज़र निंग तियानचेन पर पड़ी। फैंग चेन को देखते हुए निंग तियानचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। डोंगटियन पैराडाइज एक ही चाल में वान जिंगलुओ को बदनाम कर सकता है, इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका वह व्यक्ति विरोध कर सके जो अपनी खोज की चरम पर है। निंग तियानचेन के हाव भाव में थोड़ा बदलाव देखकर फैंग चेन ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। निंग तियानचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, काफी आश्चर्यचकित। लेकिन इसके बाद फैंग चेन ने जो कहा उससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर रहा है। लेकिन तुम मृत्युदंड से बच नहीं सकते, इसलिए तुम अपनी जान दे सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। निंग तियानचेन का चेहरा लाल हो गया। कमीने, क्या तुम पूरे त्यानियु दिव्य संप्रदाय के खिलाफ जाने वाले हो? मुझे दबाने के लिए त्यानियु दिव्य संप्रदाय से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 3 सांसें दूंगा, अगर तुम नहीं रुके तो तुम मर जाओगे, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। और उसके पीछे त्रिकोण की आभा भी इस क्षण फट गई। वह आभा जो ग्रैंड मास्टर क्षेत्र से भी अधिक भयानक थी। उसने तुरंत उपस्थित सभी लोगों के भाव बदल दिए। एक सांस, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। निंग तियानचेन का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया। उसने चारों ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि संप्रदाय का नेता कोई कार्रवाई करेगा। 2 सांसें, फैंग चेन ने फिर कहा। कुआं। इस समय एक लंबी आह निकली और आकाश शून्य को चीरकर प्रकट हो गया। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, युवा मित्र फैंग, कृपया मेरे चेहरे को देखो और उसे एक बार छोड़ दो। मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वह फिर कभी तुम पर हमला नहीं करेगा। फैंग चेन टोंगटियन की उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं था और शांत दिख रहा था। मास्टर टोंगटियन, अगर आप उसे नहीं मारते हैं तो ये सिर्फ आपकी खातिर है। बेशक वह उसे न मारने का विकल्प भी चुन सकता है, फैंग चेन ने शांति से कहा। लेकिन उनके शब्दों का मतलब सभी को स्पष्ट था। अगर उन्होंने इसे खत्म नहीं किया तो वे मर जाएंगे। टोंगटियन ने फैंग चेन पर गहरी नजर डाली,
धीरे से आह भरी और निंग तियानचेन से कहा, अपने आप को रोको। महानगरीय निंग तियानचेन हार मानने को तैयार नहीं था और आत्महत्या करने से ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में उसकी सफलता पर बहुत बुरा असर पड़ता। टोंगटियन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम बेकार नहीं हो तो जाओ और मर जाओ। निंग तियानचेन की आंखों में निराशा, अनिच्छा और गहरी नाराजगी झलक रही थी। अंततः क्रूरता का परिचय देते हुए उसका हाथ चाकू में बदल गया और उसने उसका बायां हाथ काट दिया। ये दृश्य देखकर सारा स्थान शांत हो गया। ये सिर्फ इतना है कि फैंग चेन, जो कि शियाटिंग क्षेत्र में था, सैकड़ों संप्रदायों की धमकियों से नहीं डरता था। इसके बजाय उसने सैकड़ों संप्रदायों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और पहले संप्रदाय के 3 शीर्ष गुरुओं को अपना एक हाथ काटने दिया। ये वो अंत है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ये बहुत अविश्वसनीय है। और आज के बाद फैंग चेन का नाम पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सनसनी पैदा कर देगा। अब कोई भी उसके साथ जूनियर जैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। फैंग चेन ने गिरे हुए हाथ को देखा, दानव भक्षी तलवार को बुलाया और कई बार वार किया, जिससे निंग तियानचेन का हाथ टुकड़ों में कट गया और फिर रुक गया। ये दृश्य देखकर निंग तियानचेन का चेहरा और भी उदास हो गया। यदि टूटा हुआ हाथ अभी भी वहां होता तो वह उसे वापस जोड़ सकता था, लेकिन फैंग चेन ने उसे यह मौका नहीं दिया। टोंगटियन ने भी ये देखकर हल्की सी आह भरी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। आप बाहर जा सकते हैं, फैंग चेन ने कहा। निंग तियानचेन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई, लेकिन उसने कोई कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने दांत पीसकर वहां से चला गया। टोंगटियन ने फैंग चेन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और इस समय उसके दिल में पछतावा और भी मजबूत था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने शुरू में जो निर्णय लिया वह गलत था? नहीं, उसने चुपके से अपना सिर हिलाया और अपने दिल में कहा, निंग तियानचेन जल्द ही ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा और वह केवल इन एक क्षेत्र में है। कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य कैसा होगा। मैं गलत नहीं होऊंगा। फैंग चेन अब यहाँ और अधिक रुकने के लिए बहुत आलसी हो गया था और उसने मेंग तियानहुआन से कहा, मास्टर मेंग, चलो चलें। अच्छा। मेंग तियानहुआन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। उसे आखिरकार पता चल गया कि फैंग चेन ने उसे कार्रवाई क्यों नहीं करने दी। गुफा, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ इन शक्तिशाली शक्तियों से डरने की कोई बात नहीं है। एक पल इंतजार करें। अचानक किसी ने फैंग चेन को पुकारा। सब लोग दंग रह गए। जिसने भी इस बुरे सितारे को इस समय बुलाया था वह जीना नहीं चाहता था। मैंने भीड़ से एक बूढ़े आदमी को बाहर निकलते देखा। वह किंग लाओ था। फैंग शियाओयू, कृपया एक क्षण रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है, किंग लाओ ने कहा। फैंग चेन रुका और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या गड़बड़ है, वरिष्ठ। किंग लाओ ने कहा, मैं उस युवती के लिए कुछ लाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आपकी महिला कौन है? लुतियान्यू, तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय, संत झाओ शिमाई। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। लुतियान्यू, क्या यह ऊपरी डोमेन नहीं है? तियानिक्सु संत संप्रदाय, ये लुतियान्यू में शीर्ष संप्रदाय है। झाओ शिमाई का नाम और भी प्रसिद्ध है। वह स्वर्ग की गौरवशाली बेटी है जिसे लुतियान्यू में युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। उसकी ख्याति इतनी जोरदार है कि जियोझोउ में हर कोई यह जानता है। किंग लाओ वास्तव में झाओ शिमाई के लिए फैंग चेन के पास आया था, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। क्या इन दोनों में कोई अंतर संबंध है? झाओ शिमाई। फैंग चेन को याद आया कि उसके 10 विवाह प्रमाणपत्रों में से एक झाओ शिमाई के लिए था। उसने पूछा, क्या बात है? मेरी महिला ने कहा कि आप और वह पहचान, पृष्ठभूमि, प्रतिभा और ताकत के मामले में एक ही स्तर के लोग नहीं हैं। जिस तरह ऊपरी और निचले डोमेन के बीच अंतर होता है, उसी तरह आप एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। इसलिए कृपया विवाह प्रमाणपत्र सौंप दें और इस हास्यास्पद विवाह अनुबंध को अमान्य कर दें। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा सभा कक्ष शोर से भर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में उस खूबसूरत लड़की से सगाई कर चुका है। हालांकि दूसरा पक्ष फैंग चेन को नीची नजर से देखता था। वह व्यक्तिगत रूप से भी नहीं आया, बल्कि किसी को भेजकर सगाई रद्द करवा दी। इससे पता चलता है कि उसने फैंग चेन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये सामान्य बात थी। दोनों की पहचान मूल रूप से बहुत अलग थी। महिला को फैंग चेन को क्यों मुंह दिखाना चाहिए? ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि उसने यह नहीं कहा कि फैंग चेन एक मेढक था जो हंस का मांस खाना चाहता था। लेकिन महिला के लिए सगाई पर पछताना बहुत शर्म की बात थी, और सबके सामने पछताना उससे भी ज्यादा शर्मनाक था। हर कोई फैंग चेन को खुशी से देख रहा था,
और देखना चाहता था कि आगे वह इससे कैसे निपटेगा। यदि उसका अनुमान सही निकला तो फैंग चेन निश्चित रूप से आज्ञाकारी ढंग से विवाह प्रमाण पत्र सौंप देगा और सगाई के लिए सहमत हो जाएगा। अन्यथा यदि उसने सचमुच इस घमंडी लड़की को नाराज कर दिया तो अंत अत्यंत दुखद होगा। हर कोई फैंग चेन का अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन फैंग चेन शांत दिख रहा था, न तो क्रोधित और न ही परेशान। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी चमकी और झाओ शिमाई का विवाह प्रमाण पत्र उसके हाथ में आ गया। ये देखकर सभी ने चुपके से उपहास किया। वह वास्तव में एक बदमाश था। लेकिन फैंग चेन ने विवाह प्रमाण पत्र नहीं सौंपा, बल्कि कहा, विवाह प्रमाण पत्र यहाँ है, लेकिन मैं इसे नहीं सौंपूंगा। हर कोई दंग रह गया। किंग लाओ ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, क्यों? फैंग शियाओयू लाभ चाहता है। बस कह दो, जब तक ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह फैंग चेन को ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते थे जो लाभ प्राप्त करना चाहता था। दूसरों को अचानक एहसास हुआ कि फैंग चेन विवाह प्रमाण पत्र का लाभ उठाना चाहता था। नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फैंग चेन ने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। किंग लाओ ने भौहें सिकुड़ी, क्या फैंग शियाओयू बेशर्मी से इसमें लगे रहना चाहती है? महिला ने कहा कि वह कभी भी आपके साथ नहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप बेशर्मी से इसमें लगे रहे तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, वह है मृत्यु। मौत के खतरे का सामना करते हुए फैंग चेन ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी महिला खुद को बहुत ऊंचा समझती है। ईमानदारी से कहूँ तो अगर आप मुझे निजी तौर पर बताएंगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट की शादी का प्रमाण पत्र फाड़ दूंगा। इस बारे में बोलते हुए उसके चेहरे पर तुरंत ही ठंडक छा गई। लेकिन चूंकि तुमने सगाई को सबसे अपमानजनक तरीके से तोड़ा है, तो मैं उसे ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो? किंग लाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई। लेकिन फैंग चेन बिल्कुल भी नहीं डरा और ठंडे स्वर में कहा, वापस जाओ और अपनी युवती से कहो कि मैं व्यक्तिगत रूप से विवाह प्रमाण पत्र त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में ले जाऊंगा। लेकिन ये ब्रेकअप नहीं है, ये तलाक है। जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शोर से भर गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन का जवाब ऐसा होगा। क्या उसे डर नहीं है कि वह उस दिन स्नो सेन संप्रदाय को नहीं छोड़ पाएगा? किंग लाओ का चेहरा और अधिक उदास हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी महिला ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जैसे निचले लोगों के लोग अपमानित कर सकें। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने जो कहा था वह लिख दिया है, अब तुम वापस जाकर उसे बता सकती हो। अगर तुम सीधे सीधे उसे पकड़ना चाहती हो तो कोशिश कर सकती हो। किंग लाओ ने फैंग चेन की ओर देखा और फिर अपने पीछे बने त्रिकोण की ओर देखा। अंत में उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं इसे बता दूंगा, मुझे आशा है कि आप इसे सहन कर सकेंगे। इतना कहकर वह सीधे चले गए। झाओ शिमाई, त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय, मैं जाऊंगा, फैंग चेन ने खुद से चिल्लाकर कहा। फिर उसने मेंग त्यानहुआंग से कहा, मास्टर मेंग, मैं धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है। मेंग त्यानहुआंग ने सिर हिलाया और फैंग चेन के साथ चला गया। त्रिकोण शून्य में गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि डोंगटियन पैराडाइज फैंग चेन का पीछा करता था या वास्तव में चला गया था। लेकिन कोई भी दुष्ट सितारे फैंग चेन को भड़काने की हिम्मत नहीं करता। शी बैंग ने भावुक होकर आह भरी और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। फैंग किकिंग बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि उच्च क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उनसे नहीं डरते। एक तरफ यान कियाओलिन खुश दिख रही थी, जब तक फैंग चेन ठीक है तब तक सब ठीक रहेगा। ये देखकर शी बैंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, कियाओलिन, आपने इस बार बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुख्यालय ने सीटें आवंटित की हैं ताकि शाखाओं के उत्कृष्ट लोगों को मुख्य कार्यालय में विकसित होने का अवसर मिल सके। ये पद आपको दिया जाएगा। यान कियाओलिन दंग रह गई। इस अचानक खुशी ने उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया। 10 साल से अधिक समय तक वानसिंग नीलामी घर के साथ काम करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि यह सीट क्या दर्शाती है। धन्यवाद प्रभु, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, तुम इसके लायक हो। आखिरकार तुम्हारी दृष्टि मुझसे कहीं ज्यादा भयावह है। जब तुम लोटियन क्षेत्र में जाओगी तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जहां तक फैंग केकिंग का सवाल है, तुम शेनडोंग क्षेत्र में नहीं फंसोगे। वह भविष्य में निश्चित रूप से शेनडोंग क्षेत्र में जाएगा। लुओ त्यान्यू, तुम दोनों के लिए फिर से मिलना मुश्किल नहीं होगा। शी बैंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यान कियाओलिन को कुछ समझ नहीं आया।
उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने कहा, मास्टर, क्याओलिन को चिढ़ाना बंद करो। शी बांग ने अपना सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं है क्याओलिन, तुम्हें फैन किकिंग जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, क्या तुम समझती हो? यान क्याओलिन का चेहरा लाल हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। शी बांग ने आह भरते हुए कहा, फैन किकिंग तालाब में कोई चीज नहीं है क्याओलिन, इसे मत भूलना। फैंग चेन और मेंग तियानहुआंग मेंग परिवार की ओर बढ़े। रास्ते में फैंग चेन ने कहा, मास्टर मेंग, मैंने मेंग फैंग चेन को गुफा स्वर्ग में कुछ कहते सुना। उन्होंने मेंग फैंग चेन द्वारा कही गई बात को दोहराया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेंग परिवार के मालिक को पता है कि यह मामला सच है या नहीं। जब मेंग तियानहुआंग ने ये सुना तो वह भी अपने दिल में कांप उठा, मैं भी यह नहीं जानता। मुझे डर है कि पूर्वज को इस बारे में पता चल जाना चाहिए। यह अफसोस की बात है। हालांकि ये निर्धारित करने का अभी भी एक तरीका है कि यह सच है या नहीं। जब मैं मेंग के घर वापस आऊंगा तो इसकी जांच करूंगा। ठीक है। फैंग चेन ने सिर हिलाया। मेंग तियानहुआंग को साथ लेकर दोनों जल्दी से मेंग के घर लौट आए। मेंग तियानहुआंग मेंगजिया पैतृक मंदिर में आया और कई पुस्तकों की खोज की। जब उसने एक टूटी हुई किताब देखी जिसके बारे में पता नहीं था कि वह कितनी पुरानी थी, तो उसका दिल कांप उठा और वह वहीं जम गया। काफी समय के बाद अंततः वह स्वस्थ हो गया और निराश होकर पैतृक मंदिर से चला गया। मास्टर मेंग तियानहुआंग को देखकर फैंग चेन का दिल धड़क उठा। मेंग तियानहुआंग ने आह भरी, सिर हिलाया और कहा, उसने आपसे झूठ नहीं बोला, ये वास्तव में सच है। फैंग चेन कांप उठा और अगले ही पल वह पलटा और वहां से निकल जाना चाहता था। भतीजे फैंग जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपरी क्षेत्र में जाओ और मेंग्याओ को वापस लाओ। मेंग तियानहुआंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये बेकार है, बहुत देर हो चुकी है। मेंगजियान सिटी एक विशेष चैनल के माध्यम से मास्टर के घर लौट आया और मुझे डर है कि वह अब वापस चला गया है। मेरा मानना है कि मास्टर का परिवार भी तैयार है और उसने रक्तरेखा को जगाना शुरू कर दिया है। यदि आप जाते हैं तो क्या फायदा है? ये सुनकर फैंग चेन रुक गया। हाँ, मैं केवल जियाटियन क्षेत्र में हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए तो इसका क्या फायदा? इस क्षण उसे फिर से कमजोर होने के लिए दोषी महसूस हुआ। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारा शरीर छीन लिया जाए, लेकिन शियाओयाओ नहीं मरेगी। मेंग तियानहुआंग ने कहा, तुम नहीं मरोगे। फैंग चेन चौंका। मेंग तियानहुआंग ने सिर हिलाया। शरीर को जब्त करने के बाद मेंग याओ की आत्मा को केवल सील कर दिया जाएगा और सो जाएगा, सीधे निगला नहीं जाएगा। एक बार निगल जाने के बाद पूर्वज निश्चित रूप से मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, भले ही उसका शरीर ले लिया जाए, फिर भी मेंग याओ को फिर से जगाने का एक मौका है। फैंग चेन खुश था। मेंग तियानहुआंग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर हल्की सी आह भरी। ऐसा कहने के बाद मेंग याओ को फिर से जगाना बेहद मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे जगाऊंगा, फैंग चेन ने दृढ़ता से कहा। मेंग तियानहुआंग ने उलझन भरी नजरों से फैंग चेन को देखा और अचानक खुद पर हंसते हुए कहा, ये कहना अजीब है कि मैं शियाओयाओ का दादा हूँ, लेकिन मैं फैंग जियान के भतीजे की तरह नहीं हो सकता। वह मेंग याओ को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। मेंग परिवार के मुखिया के रूप में वह फैंग चेन की तरह नहीं हो सकता जो अकेला है। उसके हाथ की रोशनी घूम गई और उसके हाथ में एक लोहे का बक्सा दिखाई दिया। मेंग तियानहुआंग के मन में एक विचार आया और उसने लोहे का बक्सा खोला और उसमें 9 साधारण काली सुइयां थीं। उन्होंने कहा, इन 9 काली सुइयों को 9 छाया नाशक सुइयां कहा जाता है और वे प्रथम स्तर के जुवानपिन जादुई हथियार हैं। जुवानपिन। फैंग चेन चौंक गया। शेंडोंग क्षेत्र में सबसे मजबूत केवल 9वें स्तर का हुआनपिन था और जुवानपिन लगभग अदृश्य था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेंग परिवार के पास एक होगा। इस खजाने की आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, यह उतना ही तेज और शक्तिशाली होगा। मैंने ये खजाना अपने भतीजे फैंग जियान को दिया, उम्मीद है कि यह भविष्य में आपके लिए उपयोगी होगा। ये बहुत महंगा है। फैंग चेन ने तुरंत मना कर दिया। बिना किसी योग्यता के कोई पुरस्कार नहीं मिलता, जुवानपिन के प्रथम स्तर के जादुई हथियार की तो बात ही छोड़िए। मेंग तियानहुआंग ने गंभीरता से कहा, भतीजे फैंग, कृपया इसे स्वीकार करें। ये वही है जो मैं अपनी पोती के लिए कर सकता हूँ। फैंग चेन बता सकता था कि मेंग तियानहुआंग वास्तव में मेंग याओ को बचाना चाहता था, लेकिन अपनी पहचान के कारण वह केवल असहाय होकर देख सकता था।
तथा अपनी आशाएं फैंग चेन पर टिकाए रख सकता था। हालांकि मेंग तियानहुआन पहले से ही ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में था, जो कि शेनडोंग क्षेत्र में लगभग अजेय था, लेकिन यह मास्टर के परिवार के लिए कुछ भी नहीं था। भतीजे फैंग जियान, मैं अपने जीवन में हमेशा ऐसा ही रहूंगा और इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता। लेकिन तुम अलग हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल जाएंगी। मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ तुम पर ही लगा सकता हूँ, उसने गंभीरता से कहा। धन्यवाद। फैंग चेन ने अब और इनकार नहीं किया और शैडो किल 9 नीडल बॉक्स ले लिया। मेंग तियानहुआन फिर मुस्कुराया, अगर भतीजा फैंग जियान एक दिन मेंग्याओ को बचा लेता है तो वापस आकर उसे मत ले जाना। मेंग परिवार को तुम्हारी सगाई से कोई आपत्ति नहीं है, मैं निश्चित रूप से मेंग्याओ को बचाऊंगा, फैंग चेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, लेकिन भतीजे फैंग जियान को अधीर नहीं होना चाहिए। केवल तुम्हें ही शियाओयाओ से उम्मीद है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शियाओयाओ के पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मेंग तियानहुआन ने कहा, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया। बाद में फैंग चेन ने मेंग का घर छोड़ दिया। मेंग तियानहुआन ने फैंग चेन को अत्यंत जटिल अभिव्यक्ति के साथ आकाश में गायब होते देखा। जियो याओ, दादाजी को तुम्हारे लिए दुख है, उसने आह भरी। फैंग चेन के मेंग परिवार छोड़ने के बाद वह जल्दबाजी में नहीं गया, बल्कि दादाजी वेंग की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। दादाजी वेंग की कब्र को देखते हुए फैंग चेन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि मास्टर की पत्नी के साथ क्या हुआ या वह कहाँ है। वह अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। आपकी मालकिन, आप निश्चिंत रहिए कि वह सुरक्षित हैं। इसी समय अचानक एक लड़के की आवाज सुनाई दी। फैंग चेन दंग रह गया और जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं? लड़के ने सिर हिलाया, बेशक मुझे पता है, उसे मेरे मालिक ने ले लिया था। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छीन लिया? क्यों? फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। चिंता मत करो, तुम्हारे मालिक की पत्नी मेरे मालिक की बहन है। इस बार मालिक तुम्हारे मालिक की पत्नी को बिना चोट पहुंचाए घर ले जाने के लिए यहाँ है। ये तुम्हारे मालिक की पत्नी ही है जिसने मालिक से मुझे उत्तेजित करने और तुम्हें एक महान अवसर देने के लिए कहा है। ये सुनकर फैंग चेन को राहत महसूस हुई। इस स्थिति में कम से कम मालिक की पत्नी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। क्या आप भी लुतियान क्षेत्र से हैं? फैंग चेन ने पूछा। लुओटियन क्षेत्र? नहीं नहीं नहीं, गुरु की नज़र में लुओटियन क्षेत्र भी एक निम्न क्षेत्र है। हम एक उच्चतर और आगे के क्षेत्र में हैं, लड़के ने गर्व से कहा। उच्चतर और आगे के क्षेत्र? फैंग चेन ने सोचा, ऐसा लग रहा था कि मालिक की पत्नी का घर असाधारण था और मालिक की पत्नी कोई साधारण मनुष्य नहीं थी। लेकिन इस बात को लेकर कई गूढ़ प्रश्न हैं कि मालकिन नश्वर होने का दिखावा क्यों करती है। उसने लड़के से पूछा, लेकिन लड़का बताने को तैयार नहीं था। अभी तुम बहुत कमजोर हो और यह जानना बेकार है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या जानना है। हालांकि इस बात की बहुत संभावना है कि तुम उस चरण तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बहुत मुश्किल है और बहुत दूर है, लड़के ने कहा। फैंग चेन ने खंडन नहीं किया, वह वास्तव में बहुत कमजोर था। लेकिन वह इससे निराश नहीं था। क्या ये बहुत दूर नहीं था? बस पकड़ लो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक रहूंगा। आधे महीने के बाद मैं अपने मालिक के पास वापस आ जाऊंगा, लड़के ने कहा। आधा महीना? इतना ही काफी है। सीनियर को बस मेरे साथ कुछ जगहों पर जाना है और फिर मैं लोटियन क्षेत्र के लिए रवाना हो जाऊंगा। फैंग चेन ने युचेंग के लिए रवाना होने से पहले 3 दिनों तक बूढ़े व्यक्ति की कब्र की रखवाली की। चूंकि आप ऊपरी क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए आपको स्थिति को समझने और तैयार रहने के लिए संसाधनों को पुनः जुटाने की आवश्यकता है। युचेंग। एक दिन की यात्रा के बाद फैंग चेन अंततः युचेंग पहुंचे। युचेंग में कोई बदलाव नहीं आया है, वह वैसा ही है जैसा वह छोड़ते समय था। इसके अलावा कुछ ही महीनों में कितना कुछ बदल सकता है। लेकिन फैंग चेन के लिए चीजें बदल गई हैं और लोग बदल गए हैं, लेकिन साथ ही वे नहीं बदले हैं। एक व्यक्ति जब पहाड़ से नीचे उतर रहा हो तथा एक ही व्यक्ति जब वापस लौटने वाला हो। वह धीरे से आह भरकर वानिक से नीलामी घर में आया, एक पिंकिंग टोकन निकाला और आसानी से प्रवेश किया। मैंने सोचा था कि यान कियाओलिन मुझसे मिलने आएगा, लेकिन इल्दलू ही आए। मुझे खेद है मिस्टर फैंग, दुकानदार यान कुछ मामूली मामलों से निपट रहा है। मुझे डर है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। एल्डर लू ने माफी मांगी। ठीक है, कोई बात नहीं। फैंग चेन ने सिर हिलाया और परवाह नहीं की।
टकराना। लेकिन इसी समय बाहर चाय का प्याला टूटने की आवाज सुनाई दी। तभी एक कठोर गाली सुनाई दी, क्या आप वानिक सिंह नीलामी घर ग्राहकों को धमकाना चाहते हैं? ये स्पष्ट रूप से आपका सामान है जो काम नहीं करेगा। आप लोगों को इसे वापस क्यों नहीं करने देते? ये सही है, ये चीज बहुत आकर्षक है। क्या ये वानिक सिंह नीलामी घर की कोई चीज हो सकती है? पैसे वापस। कई आवाजें सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि वे एक समूह से थीं। और यान कियाओलिन की आवाज भी एक के बाद एक आई। दोस्तों, चाहे यह बात सच हो या झूठ, आप पहले ही इसका पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं। आप बस एक खाली डिब्बा पकड़ते हैं और कहते हैं कि यह नकली है। क्या आपको लगता है कि हमारा वान सिंह नीलामी घर बेवकूफ है? शुरुआत में बोलने वाले व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसका उपयोग करने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि यह नकली है। यदि आप आज मुझे 10 गुना मुआवजा नहीं देते हैं, तो हम बाहर जाने के बाद निश्चित रूप से प्रचार करेंगे कि वानिक सिंह नीलामी घर नकली सामान बेचता है। यान कियाओलिन बहुत बदसूरत लग रही थी। ये लोग जाहिर तौर पर उससे 10 गुना ज्यादा मुआवजा ठगने आए थे। फिर उस आदमी ने कहा, दुकानदार यान, हमने सुना है कि आपके यहाँ पहले जो चीजें नीलाम की गई थी वे नकली थी और आपने 10,000 स्टोर्स को 10 गुना मुआवजा दिया था। इस बार आप हमें भी मुआवजा देंगे, है ना? बेशक, अगर कोई मुआवजा नहीं है तो दुकानदार यान भी हमारे मालिक के साथ 10 दिन तक रह सकता है। एक व्यक्ति ने अश्लीलता से कहा। इस टिप्पणी से तुरंत ही हंसी की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। जब फैंग चेन ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह सीधे वीआईपी कक्ष से बाहर निकले, स्वागत कक्ष का दरवाजा खोला जहां लोगों का समूह ठहरा हुआ था, और अंदर चले गए। इस शोर ने हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फैंग चेन ने भी इन लोगों के चेहरे साफ देखे। वहां लगभग 7 या 8 लोग आए थे और वे कहीं से भाड़े के सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए थे। नेता झो युआन क्षेत्र से था और अन्य जियांटियन क्षेत्र से थे और उन्हें शीर्ष श्रेणी के भाड़े के सैनिक समूह माना जाता था। यान कियाओलिन को उम्मीद नहीं थी कि यह फैंग चेन होगा और वह दंग रह गई। जब भाड़े के सैनिकों ने देखा कि उनके अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वे क्रोधित हो गए। नेता 2 मीटर लंबा मजबूत आदमी है और अपने पहले से ही भयंकर रूप के साथ वह स्टेशन पर एक जंगली जानवर जैसा दिखता है। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस आभा से अवश्य ही डर जाता। लेकिन फैंग चेन एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसके हाथ अज्ञात मात्रा में खून से सने हुए थे और वह ठंडी आंखों से उस मजबूत आदमी को घूर रहा था। 10,000 सितारों से बाहर निकलने के लिए आपको 3 सांसें दी जाती हैं। अब जब वह जानता था कि वह धोखा देने के लिए यहाँ आया है, तो फैंग चेन स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। ये सुनकर बलवान व्यक्ति क्रोधित हो गया, लड़के, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाकी लोग भी फैंग चेन को जानलेवा इरादे से घूर रहे थे। दाओ लाओ ने चिल्लाते हुए फैंग चेन को सीधे काट दिया। फैंग चेन को केवल बंदर जैसे दिखने वाले व्यक्तियों में से एक ही परिचित लगा, मानो उसने उसे कहीं देखा हो। फैंग किंग, मैं इस मामले को संभालूंगा। यान कियाओलिन जानती थी कि फैंग चेन उसके लिए यहाँ आया है और उसका दिल अचानक गर्म हो गया। फैंग किंग का उपनाम फैंग है। वह फैंग चेन है। बंदर आदमी तुरंत डर गया। वह उस समय मौजूद था जब फैंग चेन वान्यान पर्वत पर था। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की सभी ताकतें भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। फैंग चेन ने धीरे से यान कियाओलिन की ओर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी मजबूत आदमी और अन्य लोगों को घूर रही थी। एक सांस। बेटा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। मजबूत आदमी ने फैंग चेन को मजाक से देखा, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भाई, जब बंदर आत्मा वाले आदमी ने ये सुना तो उसे अचानक चिंता महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, वह फैंग चेन है। फैंग चेन? क्या बकवास है फैंग चेन। ताकतवर आदमी ने भौहें सिकुड़ी। नाम जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। ये वान्यान पर्वत से आया फैंग चेन है। बंदर आत्मा वाले आदमी ने जल्दी से कहा। वान्यान ज्वालामुखी। ये शब्द निकलते ही बलवान आदमी को अचानक याद आ गया। उस समय, क्योंकि आकाश सर्वशक्तिमान शक्ति से भरा था, फैंग चेन बिना किसी डर के अकेले सर्वशक्तिमान शक्ति से भरे आकाश का सामना कर सकता था, लेकिन उसे यह स्पष्ट रूप से याद था। अब ध्यान से देखो, क्या मेरे सामने वाला लड़का बिल्कुल फैंग चेन जैसा दिखता है? 2 सांसें। फैंग चेन ने फिर कहा। बलवान आदमी तुरंत ही डर गया। उनके सामने ये दुष्ट देवता था
जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। माफ करना फैंग, अंकल फैंग, चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं। बलवान व्यक्ति ने तुरंत माफी मांगी और रेंगता हुआ भाग गया। अन्य लोगों ने भी फैंग चेन को पहचान लिया और भयभीत होकर उस बलवान व्यक्ति का पीछा किया। उन्हें डर था कि फैंग चेन 3 सांसें शब्द चिल्लाएगा। ये दृश्य देखकर यान कियाओलिन उलझन में पड़ गया। जब मैं पहली बार फैंग चेन से मिला था तब वह लगभग 17 साल का एक भोला भाला लड़का था। अब कुछ ही महीनों में वह एक शीर्ष प्रतिभा बन गया है जो ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भले ही झाओ शिमाए हुआ हो, वह अभी भी एक किंवदंती है। फैंग चेन ने यान कियाओलिन की ओर देखा। आज भी वह शानदार चौमसम पहने हुए हैं जो उनकी सुंदर आकृति को पूरी तरह से दर्शाता है, जो बहुत ही मार्मिक है। फैंग के किंग, इस समय आप ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र में वास्तव में प्रसिद्ध हैं। यान कियाओलिन ने मधुर मुस्कान दी। हालांकि यह अभी भी पहले की तरह एक पेशेवर मुस्कान थी, लेकिन फैंग चेन इस मुस्कान में वास्तविक भावना महसूस कर सकता था। बहन यान, आपके और मेरे बीच ऐसे विनम्र संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यान कियाओलिन चौंका और मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें भाई फैंग कहूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस समय उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत हो गए हैं। इसके बाद दोनों वीआईपी कमरे में लौट आए और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फैंग चेन सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत खजाने स्टोरेज बैग से वीआईपी कमरे के खाली स्थान में गिर गए, जिससे पलक झपकते ही वह कमरा भर गया। ये चीजें मुझे स्वर्ग में मिली, मैं इन्हें बेचने की योजना बना रहा हूँ। बहन यान, देखो इनकी कीमत कितनी है, उसने कहा। यान कियाओलिन ने अपने चेरी जैसे होठों को ढक लिया और अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से जमीन पर पड़ी चीजों को घूरने लगी। पीला ग्रेड 7 त्यानलिंग भूत भाला, पीला ग्रेड 8 बागुआ स्टार ड्रैगन प्लेट और 4 स्तरीय आध्यात्मिक चिकित्सा शुइत्यांजुयुन, पीला ग्रेड 7 स्तरीय कौशल दाओयुन सानहाई जुए और ये उच्च स्तरीय अमृत। ये सभी दुर्लभ खजाने हैं। ये सभी चीजें मूल्यवान हैं और इन्हें अच्छी कीमत पर नीलाम किया जा सकता है। उसने पूछा, क्या आप नीलामी करना चाहते हैं? आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता, बस इसे बाजार मूल्य पर बेच दो। यान कियाओलिन समझ गया कि फैंग चेन पिछली बार उसके द्वारा दिए गए जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए यहाँ आया था। यदि इसकी नीलामी होती तो कीमत बाजार मूल्य से 1 या 2 गुना अधिक होती, लेकिन सारा लाभ उसे दिया जाता। ठीक है, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फैंग चेन से कुछ एहसान चुकाने के लिए कहा। एहसान मांगते रहना अच्छी बात नहीं है। और अधिक, फैंग चेन ने फिर कहा। 21 सेट पर्चियां निकालकर यान कियाओलिन को सौंप दी। ये वही है जो मैंने बहन यान को दिया था। 20 सेट पर्चियों में छठी कक्षा के 20 प्रकार के अमृत व्यंजनों का वर्णन है और शेष एक में छठी कक्षा के कीमियागर की बिना शर्त सच्ची शिक्षाएं दर्ज हैं। ये सभी चीजें उसके द्वारा जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए रास्ते में तैयार की गई थी। ये बहुत महंगा है। यान कियाओलिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। अगर ये चीजें फैली हुई होती तो वे निश्चित रूप से कीमिया की दुनिया में सनसनी पैदा कर देती। जहां तक इसके मूल्य की बात है तो इसे केवल अमूल्य ही कहा जा सकता है। तुम्हें पता है, शेनडोंग क्षेत्र में 5वीं कक्षा से ऊपर कीमिया की लगभग कोई विरासत नहीं है।